नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आज हम यूथ जो पब्लिकेशन आता है यूथ का, उसका सहायक अध्यापक की जो पुस्तक होती है उसमें हम वन लाइनर का जो पोर्शन दिया गया है शिक्षण कौशल के अंतर्गत उसकी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं उस सब्जेक्ट की। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूथ कम्युनिकेशन की जो पुस्तक है उसको मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। उन्होंने हमें कहा था कि देखिए आप यूथ वाला जो वन लाइनर वाला पोर्शन होता है उसको पूरा कंप्लीट कराइएगा, शिक्षण कौशल वाला पार्ट। तो आज हम शिक्षण कौशल वाला पार्ट लेकर आ गया हूं। यहां से 10 नंबर के प्राइमरी सुपर टेट का प्रश्न बनते हैं प्राइमरी सुपर टेट में। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी लगेगी। पूरी व्याख्या करते हुए हर पॉइंट का मैं आगे बढ़ता चलूँगा। तो देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि प्राइमरी सुपर टेट 2019 का जो पेपर हुआ था शिक्षक भर्ती का उसका हल था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो आप लोगों के लिए वीडियो। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसके पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन पेपर का एनालिसिस करना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज की वीडियो हमारी यूथ कम्युनिकेशन टाइम्स का जो वन लाइनर पोर्शन होता है, हर सब्जेक्ट का वन लाइनर पोर्शन की तरह इसमें दिया गया है, उसमें हम शिक्षण कौशल वाला जो पार्ट होगा उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ध्यान रखिएगा, ये सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सभी विषय इसमें दिए गए हैं, हालांकि हमें शिक्षण कौशल पढ़ना है। एक बार शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो कि 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, आप सभी को पता है कि यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत उसको देख लेते हैं। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे पहला टॉपिक शिक्षण कौशल की विधियाँ एवं कौशल जो होते हैं उसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आएगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो भी होंगे अधिगम के सिद्धांत उसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। उसके बाद 2 और टॉपिक हैं आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इतने टॉपिक जो है शिक्षण कौशल के अंतर्गत दिए गए हैं। यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है प्राइमरी सुपर टेट में। तो चलिए दोस्त, अब चलते हैं अपने सीधे थ्योरी वाले पोर्शन पे। और एक चीज़ बता के, अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर चला जाइएगा और वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आज हमारा जो है शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ेंगे और पहला हमारा टॉपिक होगा शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न बना है। चाहे 2018 वाला जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ हो उसको उठा लीजिए, या 2019 वाला जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ है उसको उठा लीजिएगा। उन दोनों में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर, शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। पहला हमारा टॉपिक है, जैसे पहला हमारा पॉइंट लिखा गया है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन किस महोदय का है? तो वह गेज महोदय का है। इन्होंने कहा कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है शिक्षण का। ठीक, अगला पॉइंट है कि शिक्षण का अर्थ की अगर आप बात करें तो शिक्षण का अर्थ होता है सीखने में वृद्धि करना। शिक्षण का मतलब ही होता है सिखाना, बताना, दूसरों को ज्ञान प्रदान करना होता है। तो याद रखिएगा, शिक्षण का मतलब ऐसा तरीका, ऐसा व्यवहार जो किसी भी कार्य को सही तरीके से करे और जल्दी से करे, वही शिक्षण कौशल कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहा जाता है। जब कोई शिक्षक या व्यक्ति दूसरों को ज्ञान प्रदान करता है तो उसी को
शिक्षण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है शिक्षण के तत्व। शिक्षण के 3 इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, कक्षा, विद्यालय और समाज। तो ये शिक्षण के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगला हमारा पॉइंट आता है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार। अगर उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार पूछेगा तो वो 3 होते हैं, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। ये 3 जो है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं। एक की बात कर लेते हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण जो होता है वो चिंतन से संबंधित होता है। जब आप अपनी मस्तिष्क से किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो वह ज्ञानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा हमारा भावनात्मक चिंतन या भावनात्मक शिक्षण की अगर हम बात करें तो वो हमारे हार्ट से संबंधित होता है, दिल से संबंधित होता है और यह हमारी नैतिकता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो ध्यान से रखिएगा, भावनात्मक शिक्षण वही कहलाता है। तीसरा हमारा मनोगत्यात्मक शिक्षण। मनोगत्यात्मक शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जिसमें जो आप पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, जल्दी से करते हैं और अपने जो गतिशील अंग होते हैं, इंद्रियां होती हैं, उनके माध्यम से जब आप किसी क्रिया को करते हैं तो उसको मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। जब आप मारिया मॉन्टेसरी का ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जब शिक्षण दिया जाता है, उस चीज को इसके कोरिलेटेड जोड़कर आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो मनोगत्यात्मक शिक्षण उसी को कहा जाता है, गति के माध्यम से सिखाना, किसी भी व्यक्ति को शिक्षण करना, शिक्षण देना, वही चीज हो सकता है। अब आगे चलते हैं। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। देखिए, शिक्षण के स्तर के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्मृति स्तर, उसके बाद बोध स्तर, उसके बाद चिंतन स्तर। तो 3 स्तर हैं। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार पूछा गया है। ठीक, स्मृति स्तर को समझते हैं। स्मृति स्तर क्या होता है? मेमोरी लेवल टीचिंग इसको कहा जाता है। इसको देने वाले वैज्ञानिक है हर्बर्टसन। हर्बर्टसन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने ही स्मृति स्तर का शिक्षण दिया है। बेसिक बात और इम्पोर्टेंट बात स्मृति स्तर का है कि ये स्तर जो प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ काफ़ी कमी होती है समझने की, इसीलिए उनको याद कराया जाता है रट्टू तोते की तरह। तो उसी को स्मृति स्तर कहा जाता है। उसके बाद बोध स्तर, जिसमें किसी चीज को रटाया नहीं जाता है, रटाने की जगह बाल केंद्रित तरीके से उसको समझाया जाता है, बोध कराया जाता है उन चीजों को। और बोध स्तर का शिक्षण देने वाले वैज्ञानिक हैं वो मॉरिसन का नाम आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मॉरिसन का नाम आप सुने होंगे। उन्होंने अवबोध भी कह सकते हैं या बोध स्तर का शिक्षण इसको कह सकते हैं। और लास्ट है चिंतन स्तर का शिक्षण, जिसको हंट नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इसमें अपनी समस्या का समाधान चिंतन के द्वारा किया जाता है। ये उच्च कक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है चिंतन स्तर का शिक्षण। तो देने वाले वैज्ञानिक कौन है? हंट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगला हमारा पॉइंट है शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार की अगर हम बात करें तो वो होता है एक तंत्रीय शिक्षण पहला, दूसरा होता है लोकतंत्री शिक्षण और तीसरा होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है। एक एक शिक्षण को समझते हैं। एक तंत्रीय शिक्षण का मतलब एक ही तरीके से एक ही व्यक्ति अपने तरीके से शिक्षण देता है, और ये पुराने जमाने में ऐसे शिक्षण की व्यवस्थाएं जो है देखने को मिलती है। उसके बाद लोकतंत्रीय शिक्षण, देखिए लोकतंत्रीय शिक्षण होता क्या है, जिसमें लोगों के अनुसार, बच्चों के अनुसार, बच्चों की इच्छा रुचि के अनुसार जिसमें शिक्षण दिया जाता है उसको लोकतंत्रीय शिक्षण कहा जाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण लेता है। बच्चा मन करेगा तो वो शिक्षण लेगा, ग्रहण करेगा, नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लोकतंत्रीय तरीके से शिक्षण दिया जाता है उसमें। तो ये लोकतंत्र शिक्षण हो गया। उसके बाद हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण का मतलब होता है कि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहता है।
वो अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण ग्रहण करता है, और जब उसको उस शिक्षण में कमी महसूस होती है या त्रुटियां महसूस होती है तो वो खुद खड़ा होकर अध्यापक से अध्ययन और शिक्षण उसका जो निदान होता है वो अध्यापक से जानना चाहता है, तो वह हस्तक्षेप रहित शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। इसमें अध्यापक का कोई बाध्य तरीका नहीं होता है, बस इतना चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार, पहला है औपचारिक शिक्षण, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण, और तीसरा है औपचारिकेतर शिक्षण या निरौपचारिक शिक्षण भी इसको कह सकते हैं। देखिए एक चीज समझिए, इन तीनों को एक एक बार समझते हैं। औपचारिक शिक्षण का मतलब ये होता है कि जिसमें समय और जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है और जो स्थान होता है वो पहले से निश्चित होता है। जैसे आप किसी विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, समय के अनुसार हर विषय को अलग अलग समय पर बाध्य किया गया रहता है, तो वो औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत वो आता है जिसमें कोई बाध्य नहीं होता, आप कहीं भी कभी भी किसी स्थान पर किसी भी तरीके से शिक्षण ले सकते हैं। और तीसरा है औपचारिकेतर या अनौपचारिकेतर शिक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं और कुछ पॉइंट जो होते हैं वो निर्धारित नहीं होते हैं, उसी को निरौपचारिक शिक्षण कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों हो गए शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। अब चलते हैं शिक्षण की अवस्थाएं। देखिए शिक्षण के ही बारे में पूरी बातें हो रही हैं, शिक्षण की अवस्थाओं को समझते हैं। एक पूर्व क्रिया अवस्था, एक अंतः प्रक्रिया अवस्था और एक उत्तः क्रिया अवस्था। तो शिक्षण की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक एक को समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इसी से समझ लेते हैं। पूर्व क्रिया अवस्था उसे कहता है जब कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रियाएं जो बच्चों की होती है उसको पूर्व क्रिया अवस्था कहा जाता है। और इस चीज को जानना एक शिक्षक के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि वो आगे वाली जब शिक्षा देगा तो वो पूर्व ज्ञान जो होगा उसी के आधार पर आगे वाली शिक्षा देगा, और इससे जो है सीखने का तरीका और रुचि और कक्षा का वातावरण एकदम रुचिपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट अंतः क्रिया अवस्था। इसमें जाने के बाद कक्षा में जाने के बाद की गई क्रियाएं जो होती है उसी को अंतः क्रिया अवस्था कहा जाता है। यानी कि एक बच्चा कक्षा में आया तो उसके पहले का ज्ञान क्या होगा और जब वो कक्षा में है तो उसको क्या ज्ञान दिया जाएगा, इस चीज को व्यवस्थित किया जाता है शिक्षण की अवस्थाओं में। उसके बाद तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था, यानी सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उसी को उत्तर क्रिया अवस्था कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको समझ आ गए होंगे इस चीजों को। अब आगे चलते हैं शिक्षण विधियां। अब आ जाते हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां क्या है उसको समझते हैं। देखिए शिक्षण को रुचिपूर्ण व प्रभावशाली बनाने का एक तरीका होता है, उसी को शिक्षण विधियां कहा जाता है। जैसे आप शिक्षण विधियां सुने होंगे, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, तो ये सब शिक्षण विधियां होती हैं। इनकी चर्चाएं अभी थोड़े समय आगे बात होगी। जैसे एक एक की बात करते हैं। जैसे व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि क्या होता है? कठिन अंशों को सरल बनाना, और ये उच्च कक्षा में प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि एक अध्यापक किसी टॉपिक को पूरी व्याख्या की तरह बताता है, तो व्याख्यान विधि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में। स्पष्टीकरण विधि में होता क्या स्पेशली, इसमें एक पूर्ण कथन होता है और उसको पूरी स्पष्टता के तार जो जितने भी उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट के लिए, उन पूरी चीजों को स्पष्ट तरीके से बताया जाता है, उसी को स्पष्टीकरण विधि कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि कौन सी है? तो विवरण विधि होती है सामाजिक विज्ञान के लिए, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। आगे चलने के बाद पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाना
समझाया जाता है वर्णन विधि में। तो किसी भी चीज का जब आप वर्णन करते हैं तो उसको पूरा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और उसको जब आप वर्णित करते हैं तो उसी को वर्णन विधि कहा जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं उसको समझते हैं। जैसे कि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित होती है, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि और वर्णन विधि, अभी हमने आगे इन चीजों को पढ़ा। कहानी कथन विधि, जैसे कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाना, उसी को कहानी कथन विधि कहते हैं। फिर निरीक्षण अध्ययन विधि, अवलोकन विधि भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन विधि भी इसको कह सकते हैं। निरीक्षण करके किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, गुण होते हैं, अनुवांशिकी लक्षण होते हैं, उसका वर्णन किया जाता है, बताया जाता है निरीक्षण विधि में। उदाहरण विधि, उदाहरण के माध्यम से बताया जाता है। प्रत्युत्तर विधि हो गई एक, और आगे और भी विधियां हैं जैसे कि आगमन विधि, आप जानते ही हैं अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया है। निगमन विधि भी उन्हीं की देन है। आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम बताए जाते हैं, निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण बताए जाते हैं। विश्लेषण विधि, किसी भी चीज को विश्लेषित कर देना, फैला देना, उसको पूरी तरह से फैला देना। जैसे आप किसी भी चीज को बता रहे हैं तो पहले उसको पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए, फैला दीजिए, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को बताइए, उसको संश्लेषण विधि करें। फैला देंगे तो विश्लेषण, और उसको संश्लेषित यानी जोड़कर एक कर बताएंगे तो उसको संश्लेषण विधि कहा जाता है। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रश्नों के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है उसी को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया था। प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है इसमें। और डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि दिया था। तो ध्यान रखिएगा, डाल्टन विधि ठेकेदारी विधि भी इसको कहा जाता है, ठेके में दिया जाता है इसमें शिक्षण, और यह यूएस में इसका प्रयोग सर्वप्रथम देखा गया है डाल्टन विधि का। अगला है किंडरगार्टन विधि। फ्रॉबेल नामक वैज्ञानिक ने खेल के माध्यम से जो शिक्षा दिया जाता है किंडरगार्टन विधि, जिसको बालोद्यान विधि भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, जैसे कि अगला हमारा पॉइंट है कहानी कथन विधि। सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है कहानी के माध्यम से। जो किसी भी चीज को पढ़ाया जाता है उसको कहानी कथन विधि। जैसे इतिहास को पढ़ाने में कहानी के माध्यम से जब आप इतिहास को पढ़ाते हैं तो काफी रोचक और एक कक्षा का जो वातावरण है रुचिपूर्ण हो जाता है, और बच्चे सीखने में भी सुनने में भी रुचि लेते हैं। तो उसी को कहानी कथन विधि भी कह सकते हैं। आगे व्यक्तिगत विभिन्नता या क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? तो निरीक्षण विधि है। आप कहा ना, मैंने अभी आगे बताया कि अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन विधि, उसको निरीक्षण विधि भी कह सकते हैं। अब व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों हैं, किस लिए है, क्रियाशीलता में कमी उनकी और ज्यादा क्यों है, इसका निरीक्षण कर आप उसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो अगर प्रश्न पूछे कि व्यक्तिगत विभिन्नता और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है, तो निरीक्षण विधि होगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रविधि और विधि एक ही चीज होती है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि प्रविधि दे दिया तो आप सस्पिशन में हो जाइएगा। मेथड, विधि शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया है। विधि एक तरीका होता है किसी भी चीज को बताने का, किसी भी चीज को समझाने का। अगर बच्चों को आप जब समझा रहे हैं और आपके पास विधियों का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप उन बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? तो उसी चीज को विधि कहा गया है। अगला पॉइंट प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि की विशेषता है। प्रदर्शन विधि की विशेषता क्या है? शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। अब देखिए, प्रदर्शन विधि को थोड़ा समझते हैं। प्रदर्शन विधि में होता क्या है कि चित्रों के माध्यम से शिक्षक उसकी व्याख्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें बच्चों का क्या होता है कि बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं और समझते भी हैं, इन चीजों का विकास होता है। इसीलिए इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है, छोटी कक्षाओं के लिए प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है। आगे चलते हैं और आगे एक और पॉइंट है, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन विक्के पासी ने कहा है। विक्के पासी काफ़ी इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 13 शिक्षण कौशल बताए हैं। आगे उसकी चर्चा हम जब करेंगे एलन की और विक्के पासी की और रायन की, तो उसमें हम आपको बताएंगे। हालांकि बस इतना ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया है। आगे चलते हैं, कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, अगर आपके पास शिक्षण कौशल का अच्छा खासा ज्ञान है तो आप अपनी कक्षा को रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं। और शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको हम बताया जाएगा। शिक्षण कौशल एलन और विक्के पासी में अभी बताया कि जो दिए गए हैं उसके बारे में आगे चर्चा होगी। अगला पॉइंट, शिक्षण कौशल की विशेषता है प्रक्रिया एवं व्यवहार से संबंधित होता है शिक्षण कौशल। जैसे उद्दीपक परिवर्तन कौशल होता है, पाठ प्रस्तावना कौशल होता है, तो ये सब कौशल होते हैं, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है वह होता है शिक्षण कौशल ही होता है। विभिन्न जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्ति में सहायक होता है शिक्षण कौशल। अगला पॉइंट, शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को जो है शिक्षण कौशल काफी प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है, शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है। समस्त अंतःक्रिया को शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है शिक्षण कौशल पर। जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण जो है आधारित होता है शिक्षण कौशल पर। एलोन ने ही सूक्ष्म शिक्षण नामक पुस्तक भी लिखा है और उन्होंने सिद्धांत भी दिया है। 6 स्टेप में जो कि सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है उसकी चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा दूसरा पार्ट इसी का आएगा, तो उसमें हम पूरी व्याख्या के साथ आपको बताऊंगा। हालांकि आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट, सर्वप्रथम शिक्षण सूची तैयार की गई थी तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किया गया था। वहीं थे एलन ही थे, जो एलन ही थे जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका में। तो ये थे आज का हमारा शिक्षण की विधियां एवं कौशल का पार्ट 1। उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारा कल आएगा और उसमें हम शिक्षण की विधियां एवं कौशल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे यूथ वाले पोर्शन में दिए गए होंगे बुक में, उसको हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। वीडियो अगर आप अंत तक देखे होंगे तो लगभग आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।